पिछले जितने भी लेक्चर्स हमारे हो गए हैं उसमें हमने एक सिंगल पार्टिकल की बात की है। हमने एक सिंगल पार्टिकल को डिस्कस ही किया है। अब नेचर में या क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिंगल पार्टिकल तो नहीं होता, तो फिर हमें मेनी पार्टिकल सिस्टम की तरफ जाना है, क्योंकि अगर बहुत सारे एटम्स या पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स और क्वांटम पार्टिकल्स अगर हमने डिस्कस करना है तो फिर हम एक और चीज़ की तरफ थोड़ी सी इम्प्रूव करके हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें आगे लेके जाना है, और फिर हमने मेनी पार्टिकल सिस्टम को डिस्कस करना है। तो ये जो नॉन रिलेटिविस्टिक मेनी पार्टिकल सिस्टम है, आप लोग देख सकते हैं ग्रिफिथ की बुक चैप्टर नंबर 5, यहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं क्योंकि मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल द वेव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साई आर टी। स्पेन को अगर हम इग्नोर कर लें और वो हमारे पास जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाता है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है। और यहाँ पे जो h है, h हमने डिफाइन किया हुआ है, जो हमें पता है कि -h² डिवाइडेड बाय 2m पार्शियल स्क्वायर प्लस v ऑफ आर टी एन 3 डायमेंशन अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लें तो ये तो पहले बात हो गई है। अब हमने पहले सिंगल पार्टिकल को डिस्कस किया, अब टू पार्टिकल, मेनी पार्टिकल्स में सबसे पहले हम टू पार्टिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे, फिर 3 पार्टिकल्स एंड सो ऑन। टू पार्टिकल सिस्टम, द वेव फंक्शन फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ one is r1 and the second as r2। फर्ज कर ले हमारे पास एक पार्टिकल ये है और ये एक पोजीशन r1 पे है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास ये है और ये पोजीशन r2 पे है। तो अब जो हमने वेव फंक्शन लिखना है, वेव फंक्शन हमारे पास इसका होगा साई ऑफ r1 r2 इनटू t। और इसका जो हैमिल्टोनियन हमने लिखना है, हैमिल्टोनियन क्योंकि ये डिफरेंट मैसेज अगर है, ये m1 है, ये m2 है, देन जो हैमिल्टोनियन है वो हमारे पास जो सिंगल के लिए हमने इधर इस तरह लिखा था, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाना है, क्योंकि -h² डिवाइडेड बाय 2m1 डेल्टा 1 स्क्वायर ये एक पार्टिकल के लिए है, -h² डिवाइडेड बाय 2m2 डेल्टा 2 स्क्वायर प्लस इसका जो पोटेंशियल है v ऑफ r1 एंड r2। और इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बिल्कुल इसी तरीके से हमने लिखना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैमिल्टोनियन चेंज है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वॉल्यूम dr1 एंड वॉल्यूम dr2, फिर इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह हम सिंगल पार्टिकल के लिए कर रहे थे। फिर इसकी नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी अगर हमने फाइंड करना है तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी तरीके से फाइंड करना है जो पहले जो तरीका हमारे पास मौजूद है। सिमिलरली फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स we obtain a complete set of solution by separation of variable। आप इस separation of variable करके आप इसको जो स्पेशल पोजीशन पार्ट है और टाइम पार्ट है इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। where the special wave function psi satisfy the time independent Schrodinger wave equation। ये जो स्पेशल पार्ट है ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave equation को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने ये जो डिस्कशन है थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और हमने क्वांटम पार्टिकल की अगर बात करनी है, दो पार्टिकल की अगर हमने बात करनी है, मेनी पार्टिकल की अगर हमने बात करनी है, तो नेचर में हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो दो किस्म के जो पार्टिकल्स हैं
एक को कहते हैं बोसॉन्स और दूसरे को कहते हैं फर्मियान्स। अब ये जो पार्टिकल्स है बोसॉन्स एंड फर्मियान्स क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस है और इसको हमने अब स्टडी करना है। जो मैंने पहले बता दिया कि नेचर में दो किस्म के पार्टिकल्स हैं और नेचर ने हमें दो किस्म के पार्टिकल्स दिए और वो है, मैं आप लोगों के लिए इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें, बोसॉन्स और दूसरा जो है ये फर्मियान्स है। अब बोसॉन्स एंड फर्मियान्स, इसमें फ़र्क क्या है, इसको हम फर्मियान्स और बोसॉन्स क्यों कहते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसको बोस पार्टिकल भी कहते हैं। बोस जो है वो एक इंडियन साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम है इसका और इसको समझा जाता है एक बड़ा नाम। तो इसी वजह से बोस जो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स है वो बोस के नाम से है, उसको हम बोस पार्टिकल कहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है हैविंग इंटीग्रल स्पेन, हैविंग इंटीग्रल स्पेन, इंटीग्रल स्पेन मीन्स के 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसका जो स्पेन है वो इसी फॉर्म में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा। और इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स सबसे जो बेस्ट और आसान एग्जांपल्स है वो फोटॉन है। फोटॉन्स, फोटॉन जो है ये एक बोस पार्टिकल है। हिग्स बोसॉन्स भी है। बहुत सारे और भी हो सकते हैं लेकिन ये वेल नोन पार्टिकल्स है। और दे विल फॉलो Bose-Einstein statistics. Four, the total wave function will be symmetric. अच्छा, यहाँ पे जो फर्मियान्स है इसको फर्मी पार्टिकल भी कहते हैं, फर्मी पार्टिकल्स। सेकंड, इसका जो इंटीग्रल, इसका जो स्पेन है ये हाफ ऑड इंटीग्रल स्पेन है, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पेन है इन पार्टिकल की। फॉर एग्जांपल s is equal to half 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। इसके जो एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और सिमिलरली क्वार्क्स भी है। तो ये इस किस्म के जो पार्टिकल्स है इसके जो इंटीग्रल स्पेन है वो हाफ ऑड इंटीग्रल स्पेन है इसका। एंड दे विल फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, दे विल फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स।
और इसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। द टोटल वेव फंक्शन will be antisymmetric. अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जो हमने डिस्कस करना है और ये बहुत ज़रूरी है, डिस्टिंग्विशेबल एंड अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। देखिए, अगर हम देख ले इसी तरीके से कि क्लासिकली अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये दो पार्टिकल्स हैं तो इसको मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि ये फ्ला पार्टिकल है, ये फ्ला पार्टिकल है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है। लेकिन अब अगर हम क्वांटम मैकेनिकली इस तरह कोई देख लें कि इसमें डिस्टिंग्विशेबल और अनडिस्टिंग्विशेबल का जो पॉइंट है और इसको अगर हमने डिस्कस करना है तो हम कैसे समझेंगे कि ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, ये अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और हमने इसको आज इस लेक्चर में समझना है कि डिस्टिंग्विशेबल और अनडिस्टिंग्विशेबल क्या है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं लिख लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। द पार्टिकल्स हैविंग डिस्टिंक्ट वेव फंक्शंस, द पार्टिकल्स having distinct wave functions are known as distinguishable. पार्टिकल्स। देखें, सिंपल सी बात है कि एक पार्टिकल हमारे पास ये है और इसको पार्टिकल 1 और इसका जो क्वांटम पार्टिकल है इसका वेव फंक्शन होगा, इसका ये वेव फंक्शन है। और दूसरा पार्टिकल हमारे पास एक 2 पार्टिकल है और इसका वेव फंक्शन है कुछ इस तरह। अब ये जो 2 वेव फंक्शन है, 2 पार्टिकल्स है, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। ये इसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा। मतलब इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो बिल्कुल हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये इस ट्रेजेक्टरी पे ये मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी पे है। तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, अगर वेव फंक्शन ओवरलैप नहीं कर रहे। ये मेन पॉइंट इसका ये है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। तो मतलब ये है कि ये इस किस्म के जो पार्टिकल्स है, ये इसके जो वेव फंक्शन है, द वेव फंक्शन विल नॉट ओवरलैप, द वेव फंक्शन will not overlap, ये ओवरलैप नहीं करेंगे। अच्छा, और इसमें ये भी है कि दे डोंट ओबे द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी एक पॉइंट है और इसको हम, इसकी जो पोजीशन और मोमेंटम है, हम इसको अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप लेते हैं, हेंस one can determine
the position and momentum precisely at the same time. For these particles. तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है, इसका वेव फंक्शन डिस्टिंक्ट है, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा और ये अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन पार्टिकल्स का अलग अलग हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं और सेम टाइम पे तो यहाँ पे ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये ओबे नहीं करेगा, ठीक है, और ये प्रिसाइजली हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पॉइंट है कि वी कैन ट्रेस द मोमेंट ऑफ पार्टिकल, वन कैन ट्रेस द मोमेंट ऑफ particles throughout its trajectory, throughout the trajectory. और इसका तो मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, हम ये भी कर सकते हैं कि इट मीन्स दैट वी कैन लेबल द पार्टिकल्स, इट मीन्स दैट वन कैन लेबल द पार्टिकल्स। We can also call them localized particles. We can also call them localized particles. और यहाँ पे जो वेव फंक्शन इसका, अगर दो पार्टिकल्स है, इसका जो वेव फंक्शन है हमने इसको इस तरह लिखना है, टोटल वेव फंक्शन of two particle system will be, किस तरह होगा? देखिए ये आपके पास वेव फंक्शन है, एक R1 पोजीशन पे है, एक R2 पोजीशन पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं psi A of R1 and psi B of R2। ये जो A और B है ये पार्टिकल के जो स्टेट्स है, एक पार्टिकल का स्टेट A है, दूसरे पार्टिकल का जो स्टेट है वो B है, तो जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो वेव फंक्शन है दिस इज फॉर टू पार्टिकल, ये जो कंबाइंड टोटल वेव फंक्शन है ये इसके लिए है, और ये जो दूसरा है पार्टिकल 1 एट स्टेट A, मतलब ये जो psi A इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 एट स्टेट A, और ये जो psi B है इसका मतलब ये है पार्टिकल 2 एट स्टेट B। तो आप लोग इसको इसी अंदाज में इसको लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि फर्ज कर ले अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है और वो इलेक्ट्रॉन भी है,
फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में भी है, लेकिन इसको हम अगर लोकलाइज कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको फिर हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कह सकते हैं और इसका जो वेव फंक्शन है वो हम इसी अंदाज में लिख सकते हैं कि इसका वेव फंक्शन, दो पार्टिकल का वेव फंक्शन ये है। तो ये हो गया आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। देखिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में हमने बता दिया था कि उनका जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप नहीं करेगा। अब इनडिस्टिंग्विशेबल आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओवरलैप करेगा। तो अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें कि द पार्टिकल हैव ओवरलैप्ड वेव फंक्शन, द पार्टिकल have overlapped wave function are called indistinguishable particles। मैंने इनडिस्टिंग्विशेबल पूरा स्पेल नहीं लिखते और कुछ इस तरह लिखते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इस तरह यूज किया हुआ है। देखिए, दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1 है और दूसरा पार्टिकल है हमारे पास 2। इसका जो वेव फंक्शन है, इस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो ये है और दूसरे पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह है। अब ये दो पार्टिकल्स के जो वेव फंक्शन है ये ओवरलैप हो गए। जब ये ओवरलैप हो गए तो आपको नहीं पता चलेगा कि 1 और 2 कौन सा है। सॉरी, क्योंकि इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो आप ट्रेस नहीं कर सकते। ये जो 2 पार्टिकल है, 1 इसको इलेक्ट्रॉन ही समझ लीजिए कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और इनका जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप कर रहा है। तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि 1 पार्टिकल कौन सा है और 2 पार्टिकल कौन सा है। तो इसी वजह से फिर इसको कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। Here we cannot trace the individual particle. Here we cannot trace the individual particle। इंडिविजुअल पार्टिकल को हम ट्रेस नहीं कर सके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटम पार्टिकल। इसको क्वांटम पार्टिकल भी कह सकते हैं, ये तो कोई इशू नहीं है, क्वांटम पार्टिकल है ही। दे विल फॉलो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये पॉइंट ठीक है। दे विल फॉलो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स और ये ओबे करेगा, दे विल ओबे द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको ओबे करेगा। मतलब यह है कि हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो सेम टाइम पे इसको फाइंड नहीं कर सकते और इसको हम नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स। इसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते और इसको हम
इंडिविजुअली ट्रेस नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इसको लोकलाइज भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। आइडेंटिकल पार्टिकल इसका क्या मतलब है इसको भी देखते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स मीन्स having similar physical quantities. For example, similar physical quantities कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? देखिए, चार्ज एक जैसा है तो ये दो पार्टिकल इन पे चार्ज एक जैसा है, तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। इसका शेप एक जैसा है, ये भी आइडेंटिकल पार्टिकल है। इसका जो साइज है वो भी एक जैसा है, ये भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। मैस इसका सेम है, वो भी आइडेंटिकल होंगे, और वॉल्यूम सेम है तो वो भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये है आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इसको हमने इस तरह डिफाइन करना है। वेव फंक्शन जो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स का, जो बोसॉन्स है या फर्मियान्स है और इनडिस्टिंग्विशेबल भी है, तो इन पार्टिकल्स का जो वेव फंक्शन है वो हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये एक पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस करना है। और पॉइंट ये है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द वेव फंक्शन ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द वेव फंक्शन of indistinguishable particles। हमने कंस्ट्रक्ट जो मेथड है, हमने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल ये है, ये टू पार्टिकल है, और इनके जो वेव फंक्शन है वो इस तरह है, जो ओवरलैप कर रहा है। तो फिर ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो गए। और टू पार्टिकल अगर हम कंसिडर कर ले बोसॉन्स, इनिशियली अगर हमने कंसिडर करना है बोसॉन्स, तो कैसे हम इसको फाइंड कर सकेंगे। देखिए, दो पार्टिकल्स है, इनका वेव फंक्शन वन डायमेंशन में अगर मैं बात कर लूँ, x1 एक का पोजीशन है, x2 दूसरे का पोजीशन है, तो इसको टोटल वेव फंक्शन में इस तरह लिखूंगा। और फर्दर जो है इसको हमने जो आगे लिखना है वो कुछ इस तरह लिखना है कि a जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, psi a of x1 psi b of x2 प्लस, अब b को चेंज करें, psi b of x1 कर दे और psi a of x2 कर दे। तो इस किस्म का जो है फंक्शन होगा, ये हमें देगा बोसॉन्स का वेव फंक्शन। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है 1 और 2, तो इसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो हमने इस तरह लिखना है, जो बहुत सिंपल है। और इसको अगर रिवर्स मैं पोजीशन चेंज कर लूँ, फॉर एग्जांपल psi x2 x1 कर दूँ, तो फिर ये जो वेव फंक्शन है ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि x2 psi b of x1 plus psi b of x2 and psi a of x1। अब जरा इन दो वेव फंक्शन को अगर हम देखें तो इससे तो साफ जाहिर है कि psi of x1 x2 ये psi of x2 x1 के बराबर है, क्योंकि अगर आप इसको इंटरचेंज कर ले तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। psi a of x1 psi b of x2, इसको आप psi a of x1 और इसको चेंज किया जा सकता है। तो मतलब ये है कि इसको अगर आप ये वाला देखें, ये और ये सेम है, इसको पहले लिख दे, और ये सेम है। तो मतलब ये है कि
ये जो दो वेव फंक्शन है ये बराबर है, अगर हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर ले तो मतलब ये हुआ कि ये जो वेव फंक्शन है दिस इज अ सिमेट्रिक वन, सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ये सिमेट्रिक कहलाता है। अब ये तो हो गया बोसॉन्स के लिए। अब फर्मियान्स के लिए अगर हम लिखना चाहें, बोसॉन्स की जगह अब हमारे पास फर्मियान्स, फर्ज कर ले ये फर्मियान्स है, फर्मियान्स है तो मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहां पे माइनस में होगा, ये माइनस में जो डिफरेंस आएगा वो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे माइनस आएगा। तो फिर ये जो वेव फंक्शन है टोटल वेव फंक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, सिर्फ फर्क ये है कि ये प्लस माइनस का फर्क है, प्लस होगा तो बोसॉन्स का वेव फंक्शन, माइनस होगा तो फर्मियान्स। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो दो वेव फंक्शन है इसकी पोजीशन अगर हम चेंज कर ले तो क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है क्योंकि ये और ये बिल्कुल डिफरेंट, मतलब माइनस माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो मतलब ये हुआ कि साई ऑफ x1 x2 इज नॉट इक्वल टू साई ऑफ x2 x1। फर्मियान्स के केस में ये इक्वल नहीं है और इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। फर्दर हमने ये देखना है कि फर्ज कर ले दो फर्मियान्स है और वो एक ही स्टेट में है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए एफ साई ए विच इज इक्वल टू साई बी एक ही स्टेट में अगर है तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ तो साई ऑफ x1 x2 विच इज इक्वल टू, इधर मैं लिख दूँ साई ए ऑफ x1 साई ए ऑफ x2, फिर लिख दूँ साई ए ऑफ x1 साई ए ऑफ x2, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और वेव फंक्शन नहीं रहेगा। दो फर्मियान्स एक ही स्टेट में है तो वेव फंक्शन वेनिश कर जाता है, वो एक ही स्टेट में रह ही नहीं सकते। तो इसी वजह से स्टेट जो है, फर्मियान्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हैं। देखिए ये जो ए और बी की बात हो रही है, असल में हमारे पास जो 4 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है, अगर ये चारों के चारों सेम है तो इसका मतलब ये स्टेट सेम है। ये जो ए और बी की मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा अक्सर कि ये जो ए स्टेट और बी स्टेट का क्या मतलब है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ये यूज़ कर लूँ और एक एटम के लिए भी अप्लाई कर लूँ तो n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 कर लूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो 0 होना चाहिए क्योंकि l इज इक्वल टू n-1 है, और इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी 0 है क्योंकि वो इस पे डिपेंड करता है, और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये फर्ज कर ले हाफ है एक पार्टिकल का। ये एक पार्टिकल के लिए मैं ये स्टेट लिख रहा हूँ, इसका स्टेट ये है। तो दूसरे पार्टिकल का जो स्टेट होगा वो n इज इक्वल टू वही, n इज इक्वल टू 1 में है, n इज इक्वल टू 0 में है, m n इज इक्वल टू 0 में है, लेकिन इसका जो स्पिन है वो
हाफ नहीं हो सकता, पॉजिटिव हाफ नहीं हो सकता, ये मस्ट अपोजिट स्पिन हो सकेगा। तो अब ये जो दो पार्टिकल्स है इनका स्टेट डिफरेंट है, साई ए इज नॉट इक्वल टू साई बी। वो जो ए वाली जो हम बात कर रहे थे वो ये स्टेट ए है, और ये जो बात है ये बी स्टेट है, ये पूरा बी स्टेट है, ये पूरा जो है ये ए स्टेट है। तो अभी हमारे पास अगर ये स्टेट इस स्टेट के बराबर है, ए इसके बराबर है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर आपके पास इस तरह के जो वेव फंक्शन है वो नहीं होगा, और ये हो भी नहीं सकता कि अगर आपके पास चार क्वांटम नंबर्स जो स्टेट है वो दो पार्टिकल का सेम हो, ये मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे स्टेट डिफरेंट होना चाहिए फर्मियंस के लिए। ये जो डिस्कशन है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और इस दो पार्टिकल सिस्टम का तो हमने फर्मियंस और बोसॉन्स का हमें पता चल गया कि इनका वेव फंक्शन है वो हमने किस तरह लिखना है, तो ये तो बहुत इजी है। अब हमने थ्री पार्टिकल सिस्टम की तरफ जाना है और उधर देखना है कि थ्री पार्टिकल सिस्टम में हम बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन है, जो टोटल वेव फंक्शन है, वो किस तरह लिखते हैं। तो देख लीजिएगा ये थ्री पार्टिकल सिस्टम। अगर बोसॉन्स और फर्मियंस डिस्टिंग्विशेबल है तो इनका जो है फंक्शन है पहले वो किस तरह लिखते हैं। अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो फिर हमारे पास तीन पार्टिकल्स है, तीन पोजीशंस पे है। इसको x1, x2, x3 कर दे। अगर वन डायमेंशन में करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, वन डायमेंशन में इजी है। तो तीन पार्टिकल है, x1, x2 एंड x3 पोजीशंस पे है। तो इसका जो स्टेट है फर्ज कर ले साई ए ऑफ x1, इसका स्टेट है साई बी ऑफ x2, और इसका जो स्टेट है साई सी ऑफ x3। अब हमें टोटल वेव फंक्शन इसका लिखना है, तो बहुत इजी है, ये डिस्टिंग्विशेबल है, तो हमने इसको लिखना है साई ए ऑफ x1 जस्ट मल्टीप्लिकेशन है x2 एंड साई सी ऑफ x3। तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हमारे पास चार पार्टिकल्स है तो चार ही कर दे इसको, और भी आगे हम कर सकते हैं साई ए बी सी एंड डी कर दे। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल तो बहुत इजी है, इनको लिखना आसान है। देखिए इनडिस्टिंग्विशेबल अगर हम बात कर लें, इनडिस्टिंग्विशेबल और बोसॉन्स की अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल बोसॉन्स है, तो इनके जो वेव फंक्शन है वो हम किस तरह लिखते हैं, साई ऑफ x1, x2 एंड x3। तो ए ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसको फाइंड भी किया जा सकता है, इसको आगे हम देख लेंगे, इसको फाइंड भी किया जा सकता है, हम कर लेंगे। तो यहाँ पे साई ए ऑफ x1, साई बी ऑफ x2 एंड साई सी ऑफ x3 एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लस ये जो स्टेट है इसको मैं इस तरह लिख दूं, अगर साई सी ऑफ x1, साई बी ऑफ x2 एंड साई ए ऑफ x3, ये पॉसिबिलिटी भी है। सिमिलरली साई बी ऑफ x1, साई ए ऑफ x2 एंड साई सी ऑफ x3, ये भी हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी भी है साई बी ऑफ x1, साई
इसको डिफरेंट जितने भी डिफरेंट कर सकते हैं कि एक जैसे ना हो। बी ए सी हो गया तो बी सी ए हम भी लिख सकते हैं, बी सी ए नहीं है, बी सी ए ये भी है, प्लस सी ए बी, सी ए बी x3, ये x3 है। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी जो है वो ए सी बी हो सकता है, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी कोई नहीं है। तो साई ए x1, साई सी x2 एंड साई बी x3। इसमें अगर और लिखने की कोशिश कर ले स्टेट्स की डिफरेंट, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि 3 पार्टिकल्स है। और ये जो ए असल में इसकी जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये अगर आप लोग फाइंड कर ले तो असल में ये 2 पिक्टोरियल अंडर रूट आ जाता है। अब अगर 2 पार्टिकल है 2 and 2 1, तो इनके जो टर्म्स आएंगे वो सिर्फ 2 आ जाएंगे। अब अगर 3 पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, तो ए की वैल्यू 1/3 पिक्टोरियल होना चाहिए। तो 3 पिक्टोरियल 3 into 2 into 1, तो ये 6 टर्म्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स कंप्लीट है और कोई टर्म इसमें नहीं आ सकेगा। सिमिलरली अगर a इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है तो a की जो वैल्यू है 1/4 पिक्टोरियल आना चाहिए। 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 24 टर्म्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोसॉन्स। अब इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मियान्स किस तरह हम लिखते हैं? Indistinguishable fermions कैसे लिखेंगे? देखिए, साई x1 x2 x3 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सबसे पहले लिख दे स्टेट ए बी सी है, x1 psi b of x2 and psi c of x3। ये मैंने लिख दिया, तो इसको मैंने माइनस लिखना है, रिवर्स करना है। सी बी ए माइनस psi c of x1, psi b of x2 and psi a of x1। तो ये माइनस हो गए। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 6 होने चाहिए। फिर मैं लिखता हूं एक और psi b of x1, psi a of x2 and psi c of x3। तो ये डिफरेंट, तो मैंने इन दोनों से डिफरेंट लिख दिया। अब इनको मैंने रिवर्स करना है, माइनस psi c of x1, psi a, ये a है, x2 and psi b of x3। ये हो गया। फिर एक और अंदाज में अगर मैं लिख दूं सी ए बी लिख दूं, सी ए बी, तो ये तो मौजूद है, ये तो नहीं लिख सकता। फिर क्या लिख दूं, बी सी ए, बी सी ए, हाँ ये प्लस psi b x1 and psi c x2, psi a of x3, b c a। तो b c a कोई नहीं है, तो इसको रिवर्स कर ले, माइनस psi a of x1, psi c of x2 and psi b of x3। तो a c b कोई इस तरह a c b नहीं है, a c b। तो ये है कंप्लीट
वेव फंक्शन पर फ्री पार्टिकल फर्मियान्स इजी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, फॉर टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है और वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरह कि जो वेव फंक्शन है साई ए ऑफ, ये साई ए ऑफ x1 एंड साई बी ऑफ x2, ये है वेव फंक्शन। इसका अगर हमें चाहिए फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x1 को हमने किस तरह लिखना है, जिस तरह एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम पहले फाइंड करके आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। साई, ये वाला साई जो है इसको साई x1 x2 स्टार x1 लिख दें और साई ऑफ x1 एंड x2 dx लिख दें। अब यहाँ पे ये तो पुट कर ले इसकी जो वैल्यूज है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया साई ए ऑफ x1 स्टार एंड साई बी ऑफ x2 स्टार x1, साई ए ऑफ x1 साई बी ऑफ x2, यहाँ पे dx1 dx2 होना चाहिए और डबल इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। अब इसको अलग अलग दो इंटीग्रेशन में लिखा जा सकता है। वो कैसे? ये है x1 और ये, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। साई ए स्टार ऑफ x1, x1 ये और साई ए ऑफ x1, इसको dx1 कहते हैं। दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो साई बी ऑफ x2 स्टार एंड साई बी ऑफ x2 एंड dx2। अगर मैं ये कह दूं कि ये नॉर्मलाइज्ड है, if दिस इज नॉर्मलाइज्ड, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और फाइनली ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ x1 और ये एस कैपिटल है, तो इसकी पोजीशन हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली x2 का जो पोजीशन है वो भी फाइंड किया जा सकता है, वो भी मुश्किल नहीं है। एक और चीज है एक्सचेंज ऑपरेटर। एक्सचेंज ऑपरेटर है क्या चीज? देखिए कोई भी ऑपरेटर P है, मोमेंटम ऑपरेटर नहीं है, पैरिटी ऑपरेटर भी नहीं है, एक्सचेंज ऑपरेटर जो P से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन R1 R2 ये अगर अप्लाई कर दे तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये है एक्सचेंज ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल एक वेव फंक्शन पे आप अप्लाई कर ले साई ऑफ x1 x2, तो ये साई ऑफ x2 x1 के बराबर है। ये बोसॉन्स के लिए भी है और ये फर्मियान्स के लिए अगर आप कर ले तो ये बोसॉन्स के लिए हो गया, फर्मियान्स के लिए अगर आप लोग कर ले तो ये बन जाएगा माइनस साई ऑफ x2 एंड x1, तो ये फर्मियान्स और दूसरा बोसॉन्स के लिए है। अच्छा देखिए वेव फंक्शन जो इनडिस्टिंग्विशेबल दो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो हमने समझा है कि इसका जो वेव फंक्शन है वो हमने किस तरह लिखना है। अब ये जो हमने प्रीवियसली अभी बात की है वेव फंक्शन की, ये सिर्फ और सिर्फ हमने पोजीशन को कंसिडर किया हुआ है, लेकिन अगर हम स्पिन को भी इन्वॉल्व कर ले, अगर हमारे पास स्पिन भी है किसी पार्टिकल का और वो होता है, तो फिर वेव फंक्शन को
ये जो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो हमने किस तरह लिखना है अगर हम स्पिन को भी इन्वॉल्व कर दे तो। देखिए बहुत आसान है। अगर सिंगल पार्टिकल के लिए अगर हम बात कर ले, फॉर अ सिंगल पार्टिकल, अगर एक वेव फंक्शन में लिखना चाहूं तो इसका जो वेव फंक्शन है इसका स्पिन भी अगर इन्वॉल्व है तो r पोजीशन है, s जो है वो स्पिन है, तो वो हम अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं कि फाई ऑफ r एंड काई ऑफ s। ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है तो दो पार्टिकल्स को हमने किस तरह लिखना है। देखिए बहुत सिंपल है, दो पोजीशंस है, दो स्पिन होंगे, तो r1 r2 स्पिन 1 एंड स्पिन 2। तो इसको आप लिख सकते हैं फाई ऑफ r1 r2 और ये जो स्पिन है वो आप लिख सकते हैं s1 एंड s2। अब ये तो काम आसान हो गया फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम। अब अगर मेनी पार्टिकल सिस्टम है तो ये हम लिख सकते हैं r1 r2 rn और इसका जो स्पिन है स्पिन 1 2 एंड n। तो इसको भी आप अलग अलग किया जा सकता है, r1 r2 rn और काई s1 s2 एंड sn। तो ये भी हो सकता है, ये फॉर मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए है। अच्छा, अब दो चीजें हैं। हमने सिमेट्रिक वेव फंक्शन स्पिन के लिहाज से लिखना है और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन भी लिखना है, तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है। देखिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन को अगर हमने लिखना है तो दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको सिमेट्रिक s से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, r1 r2 एंड rn और स्पिन 1 स्पिन 2 एंड sn। तो दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स ये है कि या तो जो पोजीशन पार्ट है पाई s, इसको हम लिखेंगे r1 r2 एंड rn। ये सिमेट्रिक है तो इसका जो स्पिन पार्ट है इसको भी सिमेट्रिक हम लिख दें। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक इज इक्वल टू ये टोटल वेव फंक्शन, ये सिमेट्रिक होगा। या तो ये मेथड है या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर ये पार्ट जो है एंटी सिमेट्रिक है r1 r2 एंड rn, तो इसका जो स्पिन पार्ट है वो भी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो तब ये एंटी सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक बनेगा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये आपके पास सिमेट्रिक ही बनेगा। और इसका अगर एक दो पार्टिकल सिस्टम में ले लो वो ज़्यादा आसान होगा। दो पार्टिकल सिस्टम का मैं वेव फंक्शन लिखना चाहूँ तो वो दो मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं फॉर टू पार्टिकल्स। ये बोसॉन्स की बात हो रही है, ये मेरे ख्याल में ये जो हम बात करें ये बोसॉन्स है क्योंकि वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है फॉर टू पार्टिकल्स। टू पार्टिकल्स के लिए जो वेव फंक्शन हम लिखते हैं वो r1 r2 एंड s1 s2, ये a नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और इसको मैं लिख लेता हूं साई a ऑफ r1 साई b ऑफ r2, यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूं और सिमिलरली साई b ऑफ r1 एंड साई a ऑफ r2। ये तो एक ये वाला पार्ट है, ये जो पोजीशन पार्ट है।
लेकिन इसका जो स्पिन पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। वो किस तरह लिख दे, तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन पार्ट, ये स्पिन पार्ट, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो ये जो है फंक्शन है ये भी सिमेट्रिक होगा। अब जो दूसरा पार्ट मैंने लिखा है कि एंटी सिमेट्रिक और स्पिन भी एंटी सिमेट्रिक है, फिर भी ये सिमेट्रिक होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसको भी मैं माइनस कर दूं तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, स्पिन पार्ट अगर इसको माइनस कर दो तो ये भी एंटी, तो एंटी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक ये भी फिर भी सिमेट्रिक है। तो ये दो चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्लस प्लस है तो सिमेट्रिक, माइनस माइनस है तो फिर भी सिमेट्रिक। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब ये जो दूसरा फर्मियान्स की हम बात करेंगे, तो फर्मियान्स में एक सिमेट्रिक होगा पोजीशन पार्ट, तो स्पिन पार्ट जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल इसका उलट। तो यहां पे अगर मैं जो दो पार्टिकल्स की अगर मैं बात कर लूं, साई जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है R1, R2, S1 एंड S2, तो ये A है, और इसको अगर मैं लिख दूं साई A ऑफ R1, साई B ऑफ R2, ये मैं माइनस कर दूं, और साई B ऑफ R1, साई A ऑफ R2, तो ये पोजीशन पार्ट है, इसका जो स्पिन पार्ट होगा ये सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए काई ए एंड काई बी प्लस काई ए एंड काई बी, तो ये एंटी सिमेट्रिक एंटू सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। या तो इस तरह, या आप इस तरह चले, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये भी हो सकता है कि ये अगर प्लस हो तो ये माइनस होगा, तब भी ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बन सकेगा।